इंद्रकांत हॉस्टल में रहता था। गर्मियों की छुट्टियों में कभी कभार बुआ से मिलने उनके गांव जाया करता था। बुआ का संयुक्त परिवार था। वहां 2-3 बच्चे उसके हम उम्र थे, इसलिए उसे अपने घर से अधिक बुआ के यहाँ जाना अच्छा लगता था। दूसरे बुआ का गांव उसके हॉस्टल से लगभग 70 किलोमीटर ही दूर था। बुआ के घर के पास ही एक पंडित जी रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शांता था। इंद्रकांत, बुआ के बच्चे और शांता साथ साथ खेला करते थे। समय बीतता गया और वे सभी बड़े भी हो गए, और इसके साथ ही बढ़ता गया इंद्रकांत और शांता के बीच का अनकहा प्यार। इंद्रकांत अक्सर छुट्टियों में बुआ के घर आ जाया करता था। इस बार 12वीं की परीक्षा होने के कारण 2 साल तक बुआ के गांव नहीं जा पाया था। इस बार परीक्षा खत्म होते ही वह पहले अपने माता पिता के पास गया और कुछ दिन वहां रहकर बुआ के यहाँ जाने का निर्णय लिया। माँ ने कहा भी था कि कल सुबह चले जाना, लेकिन वह शाम को ही निकलने के लिए तैयार हो गया। बुआ के गांव तक जाने का कोई उचित साधन नहीं था। बस बहुत पहले ही उतार देती थी, वहां से टांगा लेना पड़ता था। शाम का समय था। बस से उतरने पर गांव के लिए कोई सवारी नहीं मिली। गांव वहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर था। इंद्रकांत ने पैदल ही जाने का मन बना लिया। रास्ते में देखता जा रहा था कि अगर कोई साइकिल वाला ही मिल जाएगा तो उसी के साथ चला जाएगा। चलते चलते अंधेरा हो गया। अकेले उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर ही जाने पर उसे टांगे की आने की आहट सुनाई पड़ी। वह वहीं रुक गया। देखा तो सामने से रहीम चाचा का टांगा आ रहा था, जिस पर पहले भी वह कई बार सवारी कर चुका था। उस टांगे पर शांता बैठी थी। इंद्रकांत को देखकर रहीम चाचा ने टांगा रोक दिया और पूछा, बबुआ, इतनी रात को तुम कहाँ से आ रहे हो? इंद्रकांत ने कहा, मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही, अकेले जाने में डर लग रहा था। रहीम चाचा ने कहा, तुम रुको, अब शांता के साथ गांव चले जाना। शांता के साथ? इंद्रकांत ने हैरानी से पूछा, लेकिन वह तो आपके साथ जा रही है ना? हाँ, वह किसी काम से इधर आई थी, लेकिन अब इसको उधर ही जाना है। और शांता टांगे से उतरकर इंद्रकांत के पास आकर खड़ी हो गई। मैं अब चलता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। यह कहकर रहीम चाचा वहां से चले गए। तभी शांता आ गई। इंद्रकांत ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई थी? वह ठंडे स्वर में बोली, इंतजार। इंद्रकांत हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगा। उसकी आंखों की वीरानी जैसे कोई भेद छुपाई हुई थी। वे दोनों गांव की तरफ चलने लगे। उसे इस प्रकार रास्ते में ही पाकर वे बहुत खुश हुआ। असली बात तो यह थी कि वह उसी से मिलने की चाह में बुआ के घर जाने के लिए शाम को ही निकल गया था। सोचा चलो आराम से बातें करते हुए रास्ता आसानी से कट जाएगा। थोड़ी दूर जाने के बाद शांता ने ही खामोशी तोड़ी। वह बोली, 3 सालों से तुम गांव क्यों नहीं आए? इंद्रकांत ने कहा, 12वीं की परीक्षा देनी थी ना, इसीलिए पढ़ रहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की इंद्रकांत, लेकिन तुम नहीं आए। फिर मैंने पिताजी से सब कुछ कह दिया। क्या कह दिया? यही कि मैं इंद्रकांत से ही शादी करूंगी। फिर तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? वह रुंधे हुए गले से बोली, उन्होंने मुझे बहुत समझाया और कहा कि हम दूसरी जाति में शादी नहीं करेंगे। मैं बहुत रोई, कई दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया। एक ही हफ्ते के बाद मेरे पिताजी ने मेरी शादी कहीं तय कर दी। उस दिन जब लड़के वाले मुझे देखने आए और पसंद करके चले गए, तब मैं बहुत रोई और रात में ही तालाब पर चली गई। इंद्रकांत ने पूछा, क्यों? मरने के लिए, और क्यों? इंद्रकांत बोला कि अब मैं आ गया हूं, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा, सबके सामने तुमसे शादी करूंगा। मेरी बुआ जी है ना, फूफा जी भी बहुत अच्छे हैं, बुआ सबको मना लेंगी। जैसे ही उसने शांता का हाथ अपने हाथ में लिया, वह बिल्कुल डर सा गया। उसने कहा, शांता, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं, बिल्कुल बर्फ की तरह। तब उसने कहा, हाँ, मेरे हाथ ऐसे ही रहते हैं। फिर वह हाथ छुड़ाते हुए बोली, अच्छा अब तुम जाओ, मेरा घर आ गया है। वे लोग गांव के पास पहुंच चुके थे। इंद्रकांत ने कहा, पहले तो तुम्हारा घर वहां था ना, गांव के बीच में? हाँ, पहले था, लेकिन अब हम यहीं रहते हैं। फिर शांता ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। शांता तो दूसरे रास्ते से चली गई। इंद्रकांत अपनी बुआ के घर पहुंच गया।
इतनी रात को इंद्रकांत को घर आए देख उसकी बुआ हैरान हो गई। उन्होंने कहा, अरे इंद्रकांत, इतनी रात को? हाँ बुआ जी, कोई सवारी नहीं मिली, इसलिए मुझे पैदल ही आना पड़ा। तब बुआ ने पूछा, इतनी रात को तुम्हें आते डर नहीं लगा? डर कैसा? शांता मेरे साथ थी। शांता? पंडित जी की बेटी? बहुत नाराज थी, मुझसे कहती थी इतने दिनों से गांव क्यों नहीं आए। बुआ जी ने पूछा, कहाँ मिली थी वह तुम्हें? वह रहीम चाचा के टांगे में बैठकर आ रही थी। मुझे अकेले और डरते हुए देखकर रहीम चाचा ने कहा, ये तुम्हारे साथ गांव तक चली जाएगी। फिर मेरे साथ ही वह गांव तक आई। बुआ जी, क्या उन्होंने अपना घर बदल लिया है? कहती है हम गांव से बाहर रहते हैं। क्या कह रहे हो तुम? शांता को मरे तो 1 साल से ऊपर हो गया है और रहीम चाचा को भी 1 साल होने वाला है। इंद्रकांत के होश उड़ गए। शांता मर चुकी है और रहीम चाचा भी? इंद्रकांत को विश्वास नहीं हो रहा था। यदि शांता और रहीम चाचा दोनों मर गए थे तो वे दोनों कौन थे जिनसे वे रात को मिला? ये सोचकर ही वह पसीने पसीने हो गया। कैसे मरे थे वे दोनों? इंद्रकांत ने पूछा। बुआ जी ने बताया कि हमें तो बस इतना पता है कि शांता किसी बात से अपने पिता से झगड़कर तालाब पर गई थी और वहीं कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और रहीम चाचा एक दिन सवारी लेकर आ रहे थे, तभी उनका घोड़ा अचानक बिदक गया और उनका संतुलन बिगड़ गया। रहीम चाचा टांगे से गिर गए और खत्म हो गए। दूसरे दिन वहां से उनका शव ही आया था। बुआ जी परेशान हो गई और बोली, आज जरूर तुमने गांव की रूहों से मुलाकात की है। तुम्हारा मन साफ था, इसलिए उन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अच्छा, अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। ये सब सुनकर उसकी नींद गायब हो गई थी और वह बहुत दुखी हुआ। जब वह सुबह उठा तब उसका सिर बहुत भारी था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके साथ आने वाली शांता सचमुच में मर गई है या उसने कहीं छुपकर लोगों को डराने के लिए ये खेल रचाया था। वह सुबह उठकर बुआ जी के पास गया और उनसे पूछा, क्या शांता की लाश तालाब में मिली थी? बुआ जी ने बताया कि उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और चूड़ियां भी पहनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी की शादी के लिए तैयार हुई थी। तब इंद्रकांत को यह विश्वास हो गया कि कल रात को उसकी मुलाकात रहीम चाचा और शांता की रूह से ही हुई थी। ये सोचकर उसके पूरे शरीर में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। इंद्रकांत बुदबुदाया, शांता, तुमने थोड़ा तो इंतजार किया होता। एक बार मैं एक दोस्त की शादी में लखनऊ गया। शादी के बाद सभी दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग नैनीताल चलते हैं। मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं रुक गया। मैंने बाकी दोस्तों से कहा, तुम लोग चलो, मैं रात में आ जाऊंगा। मैंने दिन भर अपना काम खत्म किया, ट्रेन से उतरकर खाना खाया और रात की बस ले ली। रात के 11 बज रहे थे। पहाड़ियों में वैसे भी बसें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। मुसाफिर भी बहुत थोड़े से ही थे। मैं ड्राइवर के सामने ही बैठ गया। वह हम लोगों से बातें करते हुए जा रहा था। तब ड्राइवर ने बताया कि एक बार जब वह ऐसे ही रात को बस से जा रहा था, तब उसने देखा कि सामने कोई सफेद कपड़ों में बैठा हुआ था और बहुत जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही बस पास पहुंची, रोने की आवाज बंद हो गई। वह बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा। ड्राइवर ने कहा, मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण यात्री नहीं है। इस वीरान पहाड़ी और जंगली इलाके में जहां आसपास कोई भी घर दिखाई नहीं पड़ रहा था, कौन हो सकता है जिसको बस लेनी होगी वो सुबह लेगा या रात को लेगा। उसको इतना डर लगा कि उसने बहुत तेजी से बस चलाई और इसके बाद किसी तरह से घर पहुंचा। वह कह रहा था कि इन रास्तों में ये सब चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर एक झील पर पड़ी। मैंने इशारे से सबको चुप होने को कहा और उधर झील की तरफ देखने को कहा। चंद्रमा की चांदनी में उसका पानी चमक रहा था। झील के किनारे एक पत्थर के ऊपर कोई औरत बैठी थी जिसके बाल काफी लंबे थे। सबका ध्यान अनायास उस औरत के लंबे बालों पर चला गया जो कि सामान्य से भी ज्यादा लंबे थे। ड्राइवर ने कहा, उधर मत देखो, सामने देखो। लेकिन मेरी नजर बार बार उसकी तरफ पड़ रही थी कि वह है क्या। मैं आंखें डगाए भरपूर नजरों से उस लंबे बालों वाली की शक्ल देखना चाह रहा था। तब तक हमारी बस आगे निकल गई। हम लोग नैनीताल आ गए। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। मुझे जहाँ जाना था वह होटल थोड़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर था।
मैंने पहाड़ी पर चलना शुरू कर दिया। तभी रास्ते में मुझे एक बिल्कुल सफेद बहुत प्यारा सा कुत्ता दिखाई पड़ा। उसके गले में लाल पट्टा था। मैंने सोचा रात के 2:30 बजे ये पालतू कुत्ता कहाँ से भटक कर आ गया। मैंने सोचा जिसका भी कुत्ता होगा वो लोग इसको ढूंढ रहे होंगे, इस समय उसको बाहर तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने सोचा उसको अपने साथ ही लेता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा और आगे गया और मैंने देखा कि वहाँ कुत्ते की जगह एक गाय का बछड़ा खड़ा है। तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा था। मैं मुश्किल से 10 कदम चला ही था कि अचानक लगा कि कहीं से पायल की आवाज आने लगी। मैंने सोचा ये सब क्या है। मेरे कदम अनायास ही बोझिल होने लगे। मुझसे चला नहीं जा रहा था। किसी तरह से मैं अपने होटल पहुंच गया, जहां मेरे मित्र मेरा इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैं बदहवास सा रिसेप्शन पर एंट्री करके अपने कमरे की चाबी लेकर अपने रूम में चला गया। वहां जाने पर मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर गिर पड़ा। जब सुबह हुई तब मेरे मित्र रजिस्टर में मेरे नाम की एंट्री देखकर मेरे कमरे में आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। लेकिन मैं बेहोश पड़ा था। उन्होंने रिसेप्शन से चाबी ली और मेरा दरवाजा खोलकर मुझे बेहोश देखा। तब मेरे मुंह पर पानी के छींटे डाले। उन्होंने देखा कि मुझे तेज बुखार हो गया था। पानी के छींटे पड़ने से मुझे कुछ होश आया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी कहाँ हूँ और सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरे दोस्त मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ, कब आए तुम। थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा चैतन्य हुआ तब मैंने उनको सारी घटना बताई। होटल के मैनेजर से जब मेरे दोस्तों ने बात की तब पता चला कि जिस जगह की मैं बात कर रहा था उस जगह पर अक्सर इस तरह के साए घूमते रहते हैं और वे इंसानों को डराने के लिए अपना रूप भी बदलते रहते हैं। किसी तरह मैं इसी बीमारी हालत में अपने दोस्तों के साथ मेरठ वापस आ गया। मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी। घर आकर मैंने माँ को जब सारी बातें बताई तब माँ बहुत परेशान हो गई। बुखार तो उतर गया था। 2-3 दिन के बाद मैं अपने भाई के साथ छत पर सोया हुआ था। तब मुझे लगा कि मेरे पैर पकड़कर कोई हिला रहा है। जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मेरे सामने सफेद लिबास में कोई खड़ा है। शक्ल तो साफ नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जो भी था बहुत ही खौफनाक था। मेरी एकदम से चीख निकल गई और मेरा भाई उठकर बैठ गया। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा देखो वहाँ कोई है। उसने कहा नहीं, कोई नहीं है। तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। अभी तुम बीमारी से उठे हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं वो खौफनाक चेहरा भूल नहीं पा रहा था। मैंने भाई से कहा मुझे नीचे जाना है, तुम मेरे साथ चलो। और मैं आकर अपने कमरे में चादर में मुंह लपेटकर सो गया। किसी तरह से जब मुझे नींद आई तब मुझे लगा कि मेरे चेहरे से कोई मेरी चादर खींच रहा है। मैं डर के मारे चादर जोर से पकड़े हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी चादर बहुत ताकत से खींची जा रही है और जबरदस्ती किसी ने मेरी चादर खींच दी। मैंने डरते डरते आंख खोली तो वहाँ कोई नहीं था। सुबह हुई जब माँ को सब बताया तो मेरी माँ मुझे साथ लेकर घर से थोड़ी दूर मजार के पास मौलवी जी से मिलाने गई और उनको ये सब कुछ बताया। मौलवी जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि ये साया तो तभी से इसके पीछे पड़ा है जब इसने झील के पास उसे देखा था। उन्होंने एक ताबीज पर कुछ पढ़कर 2-3 बार फूंक मारी और मेरी बाजू पर पहना दिया। मुझे आश्वस्त किया कि वह जो भी कोई साया होगा कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय के लिए माँ ने जब कुछ देना चाहा तो उन्होंने नहीं लिया। इसके बाद दूसरे दिन से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन आज भी मुझे रात के समय कहीं बाहर जाने में खौफ आता है।